अभिनंदन करता हूं और इस सारे उसका समर्थन करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, महामहिम राष्ट्रपति का संयुक्त सदन को संबोधित करना और उसके बाद इस सदन और उस सदन से भी धन्यवाद ज्ञापित करना इस देश की अपनी एक लोकतांत्रिक परंपरा है। हम भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से महामहिम जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहां तक उपाध्याय जी हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार के जो नीतियां और कार्यक्रम है उसका बखान होता है महामहिम के श्रीमुख से, लेकिन बड़ा दुख होता है ये सरकार देश की जनता के सामने तो झूठ बोलती थी और उपाध्याय जी राष्ट्रपति महोदय के श्रीमुख से भी झूठ बोलने में कोई कसर नहीं रखी। अरे असत्य क्या लिख लें, असत्य लिख लें। उपाध्याय जी मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से आदरणीय मधुकर जी ने शुरू किया था, नहीं शुरू किया था, डिस्टर्ब न कर। उपाध्याय जी 30 जनवरी को राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि थी और आज हम 150वीं उनकी वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और जो घटना आगरा में हुई है उस घटना की मैं अपनी ओर से पुरजोर निंदा करता हूं, वासना करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अगर वास्तव में आप बापू के राह चलने की प्रयास भी कर रहे हो, हालांकि नहीं मानते हो आप, आज तक गौडसे की आलोचना नहीं की आपने, लेकिन अगर जरा भी बापू के लिए दिल में सम्मान है तो ऐसे संगठन पर आपको रोक लगा देनी चाहिए, उस पर हमेशा हमेशा के लिए उसको स्टे कर देना चाहिए। लेकिन वो आप नहीं करोगे क्योंकि आपके अनुवांशिक संगठन है, आप ही की नीतियां। हमारे नेताजी कहते हैं तमाम मुंह बना रखे हैं आपने, कभी किसी से कट्टर बुलवाएंगे, कभी किसी से उदार बुलवाएंगे, अलग अलग समय पे आप अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करते हो। उपाध्याय जी महामहिम के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बापू से शुरू करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुरजोर जिक्र किया, सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने भी जिक्र किया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान में जो प्रावधान किए मैं उसी पे आना चाहता हूं। 5 सालों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की जितनी धज्जियां एनडीए की सरकार ने उड़ाई हैं कभी नहीं उड़ी। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिन शोषित पीड़ित अनुसूचित जात जनजाति पिछड़ों को सबसे ज्यादा न्याय की पुरजोर वकालत भी की, संविधान में प्रावधान भी किए, लेकिन उनके लिए जितने भी आप गलत तरीके से कानून बना सकते थे, उनके ऐसे कानून जिनके माध्यम से उनके हकों का हनन हुआ वो बना सकते हो, लगातार 5 साल आपने बनाने का काम किया है। उपाध्याय जी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देश के अंदर सामाजिक न्याय दिलाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि सभी जातियों की गणना कर लो और जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी अनुपात में उनको आरक्षण दे दो। 10% का प्रावधान लाई थी केंद्र सरकार, हमने विरोध नहीं किया, हमने उसका समर्थन किया, लेकिन हमारे समर्थन के साथ साथ मैं आज फिर मांग करना चाहता हूं कि 10% अगर प्रकाश के लोग हैं, 10% 15 है तो 15 जितने उतना दे दो उनको, हम उसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन बचा हुआ जो 85% है वो एससी, बीसी, माइनॉरिटी, एसटी और ओबीसी के लोगों को उनके संख्या के अनुपात में उनका हक और अधिकार दे दो। जिस तरह से रोस्टर के मामले पर इसी सदन के अंदर गृह मंत्री जी ने गुमराह किया सदन को और देश को, माननीय मानव संसाधन मंत्री ने गुमराह किया, लगातार सड़कों पे आंदोलन हो रहा है। पिछले सत्र में ही उन्होंने वादा किया था कि हम न्याय बिल लाएंगे और ये आखिरी सत्र भी खत्म होने पर है, लेकिन केंद्र सरकार उस बिल के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए उपाध्याय जी मेरी मांग है कि सबसे पहले पूरी जाति जनगणना सार्वजनिक हो, जिस तरह से रोस्टर की जो पुरानी प्रणाली थी वो शुरू हो और रोस्टर की ना हो, और बहुत अगर 13 पॉइंट रोस्टर से आपको प्रेम है तो उस रोस्टर को लागू रखो। लेकिन आपके माध्यम से उपाध्याय जी मेरी मांग है कि जो समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, रोस्टर को उल्टा कर दो। सबसे पहला पद दे दो एसटी को, दूसरा दे दो एसटी को, तीसरा दे दो ओबीसी को और चौथा दे दो अनरिजर्व को। तो हम मानेंगे कि आप न्याय करना चाहते हो बाबा साहब की। आदरणीय हुकुमदेव नारायण जी लोहिया जी का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उन्हीं लोहिया जी ने अपने भाषणों में हमेशा नारा दिया कि सन 100 पाने बांधी घाट, पिछले पाने 100 वे 60। और वही लोहिया जी की बातों को लेकर आदरणीय नेताजी ने, समाजवादियों ने, जनता पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिश भी लाए, मंडल आयोग की सिफारिश भी लागू कराई। हम चाहते हैं कि लोहिया जी का इतना ही नाम लेते हैं तो कम से कम उस रिपोर्ट को, जो लोहिया जी ने कहा था, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी लागू करने का काम करिए। ये हमारी उपाध्याय जी आपके माध्यम से मांग है। मंडल कमीशन आया था जनता पार्टी की सरकार में और लागू हुआ था जनता दल की सरकार में, समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने सरकार भी गिरा दी। क्यों बहस कर रहे हो?
अरे सरकार आपने ही गिराई थी। बीपी सिंह जी को हटना पड़ा था, चंद्रशेखर जी को बनना था कांग्रेस के समर्थन से बाद में। हम उस पर नहीं आना चाहते। शौचालय की बहुत चर्चा हुई उपाध्याय जी। शौचालय की शुरुआत अगर सबसे पहले किसी ने देश के अंदर की तो हम फख्र के साथ कहते हैं हमारे नेता आदरणीय श्री नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। जब 1990 में पहले मुख्यमंत्री बने उसी समय से शौचालय बनाने की शुरुआत, जो उत्तर प्रदेश के पुराने नेता हैं उनको जानकारी होगी, सबसे पहले शौचालय की शुरुआत उन्होंने की। आज शौचालय जरूर बन रहे हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि शौचालय नहीं बन रहे, लेकिन वो शौचालय ऐसे बन रहे हैं कि उसमें पानी का भी इंतजाम नहीं है। और तमाम तरीके के होर्डिंग स्टिकर लगे हैं। चूंकि मेरे पास समय कम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उपाध्याय जी, 6,000 को लेकर किसानों को जो 6,000 रुपए आप देना चाह रहे हैं 2 हेक्टेयर पे, बड़ी चर्चा कर रहे हो। हम पूछना चाहते हैं यूरिया पर 50 किलो के कट्टे पर 5 किलो कितने दिन से आप लोग निकाल रहे थे उसमें से यूरिया, और वो जो पैसा बचा वो उपाध्याय जी 6,000 रुपए, वो भी बजट के आखिरी सत्र में। जब तक ये बजट लागू होगा तब तक देश चुनाव के मैदान में होगा, चुनाव के मैदान में होगा, तब तक चुनाव के मैदान में होगा देश। और उपाध्याय जी 17 रुपए प्रतिदिन, आप बताओ किसानों की वैल्यू आपने 17 रुपए प्रतिदिन नापी, औसतन 4-5 लोग प्रति परिवार में हैं। उपाध्याय जी, जब 4-5 लोग होंगे तो 17 रुपए का जोड़ लीजिए, 2-3-4 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपका पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। बहुत सारी बातें इन लोगों ने की कि धर्म का युद्ध है, अधर्म का है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आए थे, पहली बार संसद में चुन के प्रधानमंत्री के तौर पर संसद की सीढ़ियों को नतमस्तक होते हुए आए थे। स्वाभाविक है, शायद हमने भी यही उम्मीद लगाई थी कि लोकतंत्र की बहुत बेहतर रक्षा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य उपाध्याय जी, लोकतांत्रिक एक भी ऐसी संस्था नहीं बची जिस संस्था की मर्यादा का हनन इस सरकार में ना हुआ हो। क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों को निकलना पड़ा हो बाहर? सीबीआई से लेके ईडी से लेके जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज आज इनकी पार्टनर अलायंस बन चुकी हैं। ये उपाध्याय जी इनकी उसकी स्थिति है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 6 करोड़ सिलेंडर देने की बात बहुत प्रचार प्रसारित की गई। हम चाहते हैं जो भी जवाब दे सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने कोई और दे, वो इस बात का जवाब जरूर दे दें और आंकड़ा देश के सामने दे दें कि आखिर 6 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे उनमें से कितनों ने दोबारा भरवा पाया। यूपीए जब था तो 300-400 पर ही सिलेंडर लेके आप लोग आंदोलन कर रहे थे, राजघाट से लेके बड़ी बड़ी जगह पर, लेकिन आज आपने सिलेंडर की कीमत 1,000 से ज्यादा बढ़ा के आपने कर दी। ये आपकी स्थिति है। किसानों की एमएसपी की बात बहुत आपने की। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि C2 के हिसाब से कर दो। C2 माने हो सकता है देश के किसान न समझ पाए, C2 माने किसानों की जो लागत है, खाद, बीज, पानी, उनके परिवार की मजदूरी, और मजदूरी के बाद खेती का जो ब्याज है उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की मांग स्वामीनाथन जी के आयोग ने की थी, जिसको आप लोग नहीं कर पाए। उपाध्याय जी, इतना अफसोस होता है जब किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचते हैं। 60,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और यूपीए के सरकार में 60,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उपाध्याय जी, किसानों की बहुत बातें की गई, हमने इतनी आमदनी बढ़ा दी। हम पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से अगर किसानों की आमदनी बढ़ी तो हमारा निर्यात क्यों नहीं बढ़ा, हमारा आयात क्यों बढ़ गया? आज खेती व्यवसाय में आयात बढ़ रहा है। चुनाव में जरूर कहते हो कि अमुक पार्टी जीत जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। हम केंद्र की सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों का आज भुगतान नहीं हो रहा है और पाकिस्तान से चीनी आप आयात कर रहे हो। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने चीनी के भुगतान की मांग करते हैं तो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि गन्ने का उत्पादन कम करो क्योंकि चीनी खाने से शुगर होती है। ये है आपकी सोच। ये आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान परेशान है गौवंश से। अगर आपको गौवंश की रक्षा की इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं भारत सरकार ने 5 साल में, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सालों में गौवंश की रक्षा के लिए आपने अलग से बजट का एलोकेशन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं नए गौशाले बनवाए? उसके लिए तो बजट आपने दे दिया। आज प्रधानों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हो, आप और तरीके के लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हो। इसलिए उपाध्याय जी, मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, बहुत SC BC माइनॉरिटी की बात की गई, हुकुमदेव जी ने बहुत बातें की, हमें इनकार नहीं, प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जात से होंगे, जरूर होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिन लोगों से घिरे हैं वो लोग पिछड़ा विरोधी हैं। कैबिनेट PMO में, कैबिनेट सेक्रेटरिएट में, कैबिनेट मंत्रालय में, मुख्यमंत्रियों में, गवर्नर में, वाइस चांसलर में, PSUs में,
जिस तरह से एससी, बीसी, ओबीसी के लोगों की उपेक्षा इस सरकार में हुई, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी उपेक्षा कभी नहीं हुई। नोटबंदी के बारे में बहुत सारी आपने चर्चा की। उपाध्याय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, आखिर अगर 1000 के नोट से, नोटबंदी से अगर काला धन था, क्योंकि वो नोट बड़ा था। उपाध्याय जी प्लीज, उपाध्याय जी 2 मिनट, उपाध्याय जी 2 मिनट। अगर 1000 के नोट से काला धन हो रहा था, 2000 नोट के कौन से तर्क ऐसा रहा कि काला धन नहीं रहा? और जब 99% से ज्यादा पैसा आपकी बैंकों में पहुंच गया, तो जरा बता दो कि उसमें से कितना पैसा काला था, कितना सफेद था। हमारे नेता कहते हैं पैसा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। जीएसटी के यही हाल है, व्यापारी पूरी तरह से उपाध्याय जी चौपट हो चुके हैं। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे, उपाध्याय जी आज तो मौका दे दीजिए, उपाध्याय जी आज दे दीजिए मौका, बहुत गंभीर मामला है। और संभवतः उपाध्याय जी एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं, उपाध्याय जी पॉइंटेड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। उपाध्याय जी, अटेवा के लोग आंदोलनरत हैं। देश के अंदर तकरीबन 13 लाख लोग हैं जो पुरानी पेंशन से पीड़ित हैं। उनकी पुरानी पेंशन चाहते हैं, नई पेंशन से पीड़ित हैं। उनकी उपाध्याय जी सरकार में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसकी मांग को स्वीकार कर लो। आंदोलन बहुत चल रहा है, 13 लाख कर्मचारी हैं। इसी तरह से साक्षरता प्रेरक 5 लाख से ज्यादा आपने बेरोजगार कर दिए। हम चाहते हैं चाहे कोई योजना लाइए, एक तो उनका मानदेय भी बढ़ाइए और मानदेय बढ़ाने के साथ साथ उनको आगे का भी काम दीजिए। इसी तरह से फेलोशिप का मामला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर पे शिक्षा मित्र, जो 1,72,000 शिक्षा मित्रों को हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको परमानेंट टीचर बना दिया था। टीचरों की देश के स्कूलों में कमी है, आज भी 10 लाख से ज्यादा कमी है। उपाध्याय जी, हम चाहते हैं उन शिक्षा प्रेरकों को भी कुछ काम दें। और इसी के साथ साथ उपाध्याय जी बहुत सारी हमारी मांगे हैं। नमामि गंगे की बात आपने की, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में गंगा जी तो साफ नहीं हो पाई, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा साफ जरूर करने का काम किया है। जिन गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था, उन गंगा माँ को भी नहीं साफ करा पाए, क्योटो भी नहीं बना पाए बनारस को। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो काम आज हमारे सरकार कर सकती थी की। नफरतें फैलाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं उपाध्याय जी, देश की तमाम विभूतियों ने पद्मश्री से लेकर तमाम बड़े बड़े सम्मान वापस किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अलगाववादी, जो नफरत फैलाने की नीति थी, उसके विरोध में उन्होंने लगातार बहुत सारे हमारे विद्वानों ने अपने वो भी वापस किए। महंगाई की आज चरम पे है उपाध्याय जी, महंगाई की जिस तरह की बातें की गई थी, आज बताओ डीजल और पेट्रोल का दाम 2014 में जब आपने चार्ज लिया था उस समय क्या था, रसोई गैस का दाम उस समय क्या था, और आज आपने कहां ले जाके खड़ा कर दिया, जबकि उस समय प्रति बैरल महंगा था और आज नहीं है। इसी तरह से उपाध्याय जी बहुत सारी बातें की, सीमा की सुरक्षा की, 300 से ज्यादा हमले बाहर से हुए, पाकिस्तान से हुए। और आज मैं फख्र से कहता हूं, हमारे आदरणीय नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सियाचिन के सीमा पे खड़े होकर फायरिंग कराई थी पाकिस्तान से। ऐसा कोई रक्षा मंत्री आपके सामने नहीं कर पाया। आप राफेल पे आप बदनाम हो गए। हमारे इस समय सुखोई का समझौता हुआ था, बताओ सुखोई में कोई आज तक कमी निकाल पाया हो? इधर उपाध्याय जी बहुत सारी बातें थी। करो आपको उपाध्याय जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से जनता को ठगा है, छला है, धोखा दिया है, जुमले दिए हैं, बेरोजगारी के नाम पर पकौड़ा बिकवाया है, ऐसी सरकार को चुनाव आने के बाद इस देश का जनमानस उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।